हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। ये है एग्जाम बिफोर एग्जाम। आज के इस जीए मॉक टेस्ट में हम करने वाले हैं टॉप 50 हाई क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली जैसे ही आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस है, वैसे ही आप यहाँ पे एग्जामिनेशन का माहौल फील करने वाले हो। अगर आप 35 प्लस का टारगेट लेकर आए हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो रेडी होकर एकदम धमाकेदार प्रैक्टिस के लिए शुरू करते हैं आज की ये मॉक टेस्ट, जिसमें हम न्यू पैटर्न के साथ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और जिसमें आपको स्टेटमेंट बेस और 2 मार्क के क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मॉक को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक के ये 6 और 7 मॉक्स अटेंड नहीं किए हो तो नीचे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आपके हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने टाइमर इस राइट कॉर्नर में लगा दिया है। तो अपनी मॉक शुरू करने से पहले हम यहाँ पे खुद एक फ्रेश अप, एक मॉक ड्रिल परफॉर्म करते हैं। मतलब ये जो 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जीएसटी कलेक्शंस देखिए क्या होता है। यहाँ से एक प्रश्न कभी ना कभी तो पूछने ही वाले हैं। तो देखिए, हम हर वीडियो के शुरू में ये जो स्टैटिक चीज है ये यहाँ से देखेंगे। ओके, चलो, तो ये समझो कि यहाँ पे पूछा जा सकता है या तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ का। तो ये डेटा अपने एक नोटबुक में लिख लीजिए। मेरी मॉक में आपको बहुत सारे नए नए चीजें देखने को मिलेंगे। तो अगर जो विद्यार्थी लास्ट तक इस मॉक को अटेंड करेगा, बिल्कुल मैंने आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो होते हैं डेली डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ के आपको बताया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो सितंबर के मंथ में 1 लाख, ठीक है, 1,89,000 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जीएसटी कलेक्शन हुआ है। तो ये डेटा आप एक बार याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यूपीआई ट्रांजेक्शन्स भी पूछते हैं कि कौन से मंथ में कितने यूपीआई ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, मॉक के पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे अपना माइंड डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद पूछा जा सकता है अगस्त का बताइए, सितंबर का पूछ सकते हैं या फिर अक्टूबर का जो अभी अपडेटेड आया है। ठीक है, तो ये जो डेटा है आपको हर वीडियो में आने वाला है। अब शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। ओके, चलो, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, हु वॉन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज। पहले हम इजी क्वेश्चंस, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हु वॉन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। तो किसने जीता है? ये जीते हैं सुनील अमृत। ठीक है, सुनील अमृत ने ये जो अवार्ड है अपने नाम किया है। इनकी बुक का नाम याद रख लीजिए, बर्निंग अर्थ अ हिस्ट्री। ठीक है, ये सुनील अमृत की बुक है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो अवार्ड है जीता है। आगे बात करते हैं अब, फोन पे इन कोलैबोरेशन विद सिडबी रिसेंटली लॉन्च अ डिजिटल फर्स्ट उद्यम। ठीक है, डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन इनिशिएटिव थ्रू विच प्लेटफॉर्म टू डिजिटली इनेबल इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस इन इंडिया। आपका पहले आंसर हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो पूछा गया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये है उद्यम असिस्ट। देखो, अब मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि ये जो डिजिटल फर्स्ट उद्यम असिस्ट ये प्लेटफॉर्म क्या होता है। सबसे पहले समझो कि कोई एक व्यक्ति है, आप अपने आजू बाजू कोई एक व्यक्ति का नाम सोच लीजिए। मैं बोलता हूँ कि रमेश। तो रमेश अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। वो रोज शाम को सामान बेचता है, लेकिन उसका बिजनेस क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, इस रमेश का जो बिजनेस है ये इनफॉर्मल है। रोज छोटे मोटे सामान, बिस्किट, ये वो अपना किराना दुकान चलाता है। अब उसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बिजनेस आईडी नहीं है या सरकारी पहचान पत्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बैंक से लोन नहीं ले सकता। ये बंदा जो है ये बैंक से लोन नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो वो सरकारी योजना का फायदा नहीं उठा सकता। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं ना, ये हमारा रमेश गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। और बिजनेस मतलब फॉर्मल इकोनॉमी में अपना हिस्सा नहीं दे सकता। अब यहाँ आती है फोन पे और सिडबी। ठीक है, तो कोलैबोरेशन किसके बीच में हुआ है? फोन पे और सिडबी के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। ओके, तो सिडबी का फुल फॉर्म याद रखो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ने मिलकर एक पहल शुरू की है, डिजिटल उद्यम रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव। राइट, डिजिटल उद्यम रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव, जो कि उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यूएपी, इसका ये काम करने का तरीका है। इसका मकसद क्या है कि देश के लाखों छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको डिजिटल रूप से रजिस्टर करना, ताकि बैंकिंग, लोन, इंश्योरेंस हो गया या गवर्नमेंट स्कीम उनको मिल सके। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा? अब जो रमेश है वो, उसको इतना करना है कि फोन पे ऐप या वेबसाइट पर जाकर कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। उसका नाम, दुकान का नाम, आधार आईडी।
फिर फोन पे इस डेटा को सिडबी तक पहुंचाएगा। फोन पे किसके पास पहुंचाएगा? इस डेटा को सिडबी के पास पहुंचाएगा, राइट। अब क्या होगा? ठीक है, अब ये दोनों मिलकर उनको, ठीक है, अब ये दोनों मिलकर उनको सर्टिफिकेट देंगे। फोन पे इस डेटा को सिडबी के साथ एक उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट बना देगा। इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद रमेश जब रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइज ये बन जाएंगे, अब उसे बैंक से लोन मिल सकता है, सरकारी योजना का उनको फायदा मिलेगा और डिजिटल इंडिया मतलब जो है मिशन, उसके लिए वो एक हिस्सा बन जाएगा। अभी तक अब यहाँ पे कौन कितने लोगों को इसका फायदा मिल चुका है? तो याद रखिए 2.75 सीआर करोड़, इतने मतलब मिलियन से ज्यादा उद्यम असिस्ट सर्टिफिकेट बांटे जा चुके हैं और फोन पे इस पहल के तहत ऐसा करने वाला पहला फिनटेक प्लेटफॉर्म बन गया है। तो आशा करता हूँ और होप करता हूँ कि मेरी ये जो टीचिंग की आपको हैबिट है, मॉक के साथ साथ पूरा इनिशिएटिव समझो, ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दे तो आप अटेम्प्ट कर सको। अब आपके दिमाग में याद है कि फोन पे सिडबी उद्यम असिस्ट, राइट, किसके लिए? ये है मेन चीज, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। विच न्यू फीचर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ईपीएफओ, ऑन इट्स वेबसाइट टू चेक पासबुक इंफॉर्मेशन ऑन इट्स पोर्टल, राइट। तो कौन सा नया फीचर लाया है भाई? चलिए इसका उत्तर देखते हैं, आपका टाइमर भी समाप्त हो चुका है। पासबुक लाइट। अब भाई पासबुक लाइट क्या है? पासबुक लाइट तो आपने समझ लिया कि पासबुक लाइट है, पासबुक लाइट है। समझो क्या होता था पहले कि हमारे हम जो पढ़ रहे हैं, आप हम सब जो वीडियो देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लड़का है जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन ने नई नई नौकरी की है। उसे पता है कि हर महीने उसके सैलरी से कुछ हिस्सा पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड मतलब आपके प्रोविडेंट पीएफ अकाउंट में कटता है, यानी भविष्य के लिए सुरक्षित कुछ पैसा रखा जाता है। कुछ महीने बाद अर्जुन को ये देखना है कि कंपनी ने उसका कितना हिस्सा कटा है पैसा और जमा किया है, किया भी है कि नहीं किया है। तो पहले अर्जुन को जाना पड़ता था, अलग अलग पोर्टल पर लॉगिन करना पड़ता था, पासबुक पोर्टल जो वेबसाइट थी वहां जाना पड़ता था, जहां उनकी जो जमा और निकाली गई बैलेंस हो गया, ये सब देखने के लिए देखा जा सकता था। लेकिन मेन प्रॉब्लम आई कि कभी कभी लॉगिन नहीं होता था, कभी कभी वेबसाइट स्लो चलती थी, कभी कभी झंझट ये सब होती थी। अब ईपीएफओ ने क्या किया है? ईपीएफओ ने पासबुक लाइट नाम का एक नया फीचर लाया है। इसके लिए क्या होगा? अब अर्जुन एक ही मेंबर पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है और वही पोर्टल से, ठीक है, उसी पोर्टल पर जहां वो पहले जाता था और वहां सीधे पासबुक लाइट में उसका पूरा बैलेंस जो है वो सब उसको दिखने वाला है। मतलब अर्जुन ने 2 से 3 क्लिक में जान लिया कि उसकी पीएफ की जो अमाउंट है वो कितनी हुई, पिछले महीने कितना अमाउंट जमा करा गया, पिछला जो महीने में वहां से कितना पैसा निकाला उसने। ठीक है, तो ये पूरा जो रिकॉर्ड चाहिए तो अभी भी पुरानी पोर्टल में जा सकते हो, लेकिन ये नया फीचर जो है ये लॉन्च किया है ताकि वेबसाइट पे ट्रैफिक ना पड़े और ये जो नया फीचर है ये लोग आसानी से यूज कर सके। तो अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो समझ लो कि पासबुक लाइट एक सिंपल फॉर्म फैक्ट शीट है, जहाँ ईपीएफओ मेंबर इस पोर्टल में आप जुड़ते हो और यहाँ पे अपनी जो जानकारी है वो ले सकते हो। तो ये पूछता है कि ईपीएफओ ने क्या अभी हाल ही में लॉन्च किया है, तो वो है पासबुक लाइट। ओके, पासबुक लाइट याद रखो, पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अगला, विच सिटी विल होस्ट इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो कि होने वाला है आपके न्यू दिल्ली में। तो कब होने वाला है? 19 से 20 फरवरी। देखिए अभी से वो शेड्यूल्ड है, इसीलिए पूछने की ज्यादा संभावनाएं है। ओके, सो आर्टिफिशियल इम्पैक्ट समिट जो कहाँ पे? दिल्ली में भारत मंडपम में होने वाला है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपके सामने प्रश्न है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर ऑफ गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड मतलब जहां डेटा स्टोर होता है। तो याद रखिए भारतीय अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है कार्तिक नारायण। ठीक है, तो यहाँ पे जो भारतीय ओरिजिन के हैं कार्तिक नारायण, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर ऑफ गूगल क्लाउड, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब यहाँ पे समझो कि मेरा एक आपसे प्रश्न है कि गूगल के सीईओ कौन है? कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। हु पेंट द बुक, ठीक है,
सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया। अभी अभी ये बुक चर्चा में है। तो इनके जो ऑथर है इनका नाम है संजय बारू, राइट। तो इनकी जो बुक है व्हाई आर इंडियाज बेस्ट माइंड लिविंग, तो संजय बारू ने ये जो है बुक यहाँ पे लाई है, ठीक है। तो ये जो हमारे भारत के लिए एम्बिशन है 2047 2047, ठीक है, 2047 के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम याद रखो, किसने लाया है ये बुक, ऑथर कौन है, संजय बारू, याद रखो, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। रिसेंटली, ठीक है, हाल ही में 7 भारतीय जो साइट्स है वो ऐड हुए हैं नेचुरल कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरीज होती है जब भी कोई यूनेस्को में साइट्स होती है, तो ये जो है कैटेगरी है, 7 साइट्स नेचुरल कैटेगरी में ऐड हुई है, ठीक है। Recently, 7 Indian sites were added under the natural category to tentative list of UNESCO World Heritage Convention. Which among the following is not property? अब आपको 7 पता होना, ठीक है, तो वो याद करते हैं हम और देखते हैं कौन से। देखो, आपका ऑप्शन सही क्या है, वो है एलिफेंटा केव। ये देखिए, एलिफेंटा केव बहुत पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ चुकी है, ये टेंटेटिव साइट नहीं है। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है, यह समझो। टेंटेटिव का मतलब होगा कि ये हो गया आपकी क्लरिकल लेवल की एग्जाम प्रीलिम्स, और यहां से मान के चलो ये होती है मेंस। तो टेंटेटिव साइट्स में अगर 3 बच्चे हैं और यहाँ पे सिलेक्शन एक का ही मांगा है, तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम से जो मेंस में जाएगा फाइनल सिलेक्ट होते, उसको बोलते हैं मेंस का क्लियर कैंडिडेट। मतलब ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है, ठीक है, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है। टेंटेटिव में से अब हो सकता है कि जो 7 साइट ऐड हुए हैं उसमें से कोई एक या आगे चल के कोई 2 साइट्स मेंस में जाए, तो उसे बोलते हैं हम टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि अंदाजन, कि हाँ हमने अब इस साइट्स को भारत में यूनेस्को की टेंटेटिव साइट्स माने हैं, आगे चल के हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं या इसको उसका दर्जा दे सकते हैं। तो कौन सी नहीं थी, ठीक है, वो थी आपकी एलिफेंटा केव। लेकिन बाकी के 7 का नाम क्या है, देखिए, तिरुमला हिल्स, मेघालय एच केव, नागा हिल ओपोलाइट, उसके बाद एरामाटी दिबू, उसके बाद है सेंट मैरी आइसलैंड क्लस्टर, उसके बाद है डेक्कन ट्रैप, उसके बाद है वरक्कल क्लिप्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये मॉक टेस्ट, ये मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आपकी मॉक टेस्ट एंड हो जाएंगी, जाइए, क्लिक कीजिए, चैनल से जुड़िए और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ये पीडीएफ आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट इंक्लूड 11 फोर्ट। अब देखो, मैंने आपको टेंटेटिव लिस्ट बताया। भाई, क्वेश्चन ये भी तो पूछा जा सकता है कि भारत में टोटल यूनेस्को साइट्स कितने हैं। तो भारत में 2025 अभी तक, जब आप अक्टूबर मंथ नवंबर मंथ में हो, तो यहाँ पे नवंबर मंथ में 44 यूनेस्को साइट्स है अभी तक, ठीक है। हो सकता है कल 1 महीने बाद बढ़ जाए, रिसेंटली आपकी एग्जाम अभी चल रही है, तो 44 इज योर करेक्ट आंसर। टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है भारत में, ठीक है, जिसमें 37 मैंने बोला कल्चरल साइट है, 7 है नेचुरल साइट्स, और एक है मिक्स साइट, मतलब जहाँ पे आपको, ठीक है, स्टडी प्लस नेचर का कॉम्बिनेशन मिलता है, वो है कांचनजोंगा नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हाल ही में रिसेंटली एडिशन होने वाले कौन सी साइट है 44, तो वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, विच वॉज इंस्क्राइब्ड एज द 44 साइट्स इन जुलाई। जुलाई के महीने में ये आई थी, ठीक है, साइट। अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र से पूरे 10 किले हैं, और एक किला जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो है तमिलनाडु, और उसका नाम है जिंजी पोर्ट। अगर आपने मेरे प्रीवियसली मॉक टेस्ट या प्रीवियसली करंट अफेयर के लेक्चर अटेंड किए हैं, तो मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपके सामने है, विच ग्लोबल बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द इनोवेशन बैंकिंग इनिशिएटिव इन इंडिया टू सपोर्ट स्टार्टअप विथ 1 बिलियन यूएस डॉलर्स इन नॉन डायलेटिव डेप्ट कैपिटल। इसका आंसर देखते हैं कौन हो सकता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए वो है एचएसबीसी बैंक। ओके, अब आप समझो कि ये जो नॉन डायलेटिव डेप्ट कैपिटल क्या होता है। मेरा आपको यहाँ पे एम है कि मैं मॉक टेस्ट ही ना आपसे सॉल्व करवाऊं, बल्कि बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊं। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को आगे तक देख सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखने वाले हैं। चलो, मैं आपको नॉन डायलेटिव डेप्ट कैपिटल समझाता हूँ क्या होता है, वो भी हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे और डेली डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। आपको पता चल गया
की नॉन डायल्यूटिव डेब्ट कैपिटल लाया है एक यूएस बिलियन डॉलर्स का, वो है आपका एचएसबीसी बैंक। अब देखो एक बार की बात है, आप में से कोई इतने स्टूडेंट देख रहे हैं, किसी का नाम होगा रवि। तो उस रवि नाम के लड़के ने एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम है ग्रीन कप। ठीक है, ग्रीन कप मतलब क्या होते हैं, इको फ्रेंडली कप। ठीक है, इको फ्रेंडली कप बनाता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। ओके, और अब उसे जरूरत थी 10 लाख रुपए की, ताकि वो क्या कर सके, मशीनें खरीद सके। अब रवि के पास ना दो रास्ते थे। पहला रास्ता, अब यहां से सुनो, पहला रास्ता होता है इक्विटी फंडिंग, मतलब डायल्यूटिव कैपिटल। हमको बात करना है नॉन डायल्यूटिव, लेकिन पहले समझो डायल्यूटिव कैपिटल क्या होते हैं। यहाँ पे इक्विटी फंडिंग का मतलब होता है डायल्यूटिव कैपिटल। रवि ने सोचा, चलो मैं किसी से पैसा लेता हूँ, मतलब शार्क टैंक अगर किसी ने देखा है तो वो बहुत जल्दी समझेगा। रवि ने सोचा कि चलो मैं किसी से ना इन्वेस्टर से पैसा लेता हूँ। इन्वेस्टर बोला, मैं तुझे 10 लाख दूंगा, लेकिन तेरी कंपनी का 20% हिस्सा मेरा होगा। अब रवि ने पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके कंपनी का हिस्सा मतलब डाइल्यूट हो गया। अगर वो कंपनी उसके मालिकाना हक की थी तो 20% का मालिक अब वो अगला वाला इन्वेस्टर हो गया, मतलब अब रवि अकेला मालिक नहीं रहा, 20% कंपनी किसी और की हो गई। इसे कहते हैं डाइल्यूटिव फंडिंग, मतलब ओनरशिप डाइल्यूट होती है। लेकिन यहाँ पे अपने को बचाना है हमारे भारत देश के जो छोटे मोटे उद्योग करता है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं। तो रवि क्या किया, दूसरे बैंक गया। वो हमारा लेक्चर दिखता था, सर ने बताया नॉन डायल्यूटिव डेब्ट कैपिटल के बारे में। तो रवि भैया दूसरे बैंक में गया, तो बैंक बोला हम तुमको 10 लाख रुपए का लोन देंगे, बस तू ईएमआई के साथ हमारा पैसा और थोड़ा सा ब्याज दे देना। तो सेफ सेफ रास्ता है ना। देखो, रवि ने लोन लिया, बिजनेस बढ़ाया, प्रॉफिट से लोन चुका दिया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी कंपनी 100% उसकी ही रही पाई, मतलब उसके पास उसका मालिकाना हक रह पाया। किसी ने उसका शेयर नहीं लिया, ओनरशिप बिल्कुल सुरक्षित रही। इसी को कहते हैं नॉन डायलेटिव डेब्ट कैपिटल। आई होप कि ये आपको समझा है। मतलब जब कोई कंपनी पैसे उधार लेती है, लोन, डेब्ट, बॉन्ड इसके रूप में, और उस पैसे के बदले में अपनी कंपनी का हिस्सा या ओनरशिप नहीं देती, तो वो नॉन डायलेटिव डेब्ट कैपिटल होती है। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी स्टार्टअप्स हमारे भारत देश में शुरू होते हैं, उनकी ओनरशिप बचाने के लिए ये सारे रास्ते काम में आते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डायल्यूटिव मतलब ओनरशिप छोड़नी पड़ती है, नॉन डायल्यूटिव मतलब सिर्फ पैसा लौटाना पड़ता है और ओनरशिप सेफ रहती है। तो मुझे बताओ, अगर आप भविष्य में कोई बिजनेस करोगे तो कौन सा बिजनेस यहाँ पे चूज करोगे, नॉन डायल्यूटिव या डायल्यूटिव ओनरशिप? आगे बढ़ते हैं। Who has become the first Indian to feature on the Time 100 Creator List 2025 of the world most influential digital voice? तो जी हाँ, बहुत ही फेमस हमारे यूट्यूबर है प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली को यहाँ पे पहले भारतीय बने हैं जो फीचर हुए हैं टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 के यहाँ पे चार्ट में। तो प्राजक्ता कोहली नाम याद रखिए, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं रिन्यू एनर्जी ग्लोबल। ठीक है, ये कंपनी है, इन्होंने 477 यूएस डॉलर्स, ठीक है, इतने मिलियन का फाइनेंशियल पैकेज मिला है। तो ये आपके क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी इस सेक्टर में काम करती है। लेकिन देखो यहाँ पे नाम किसका जुड़ा है, एक ऐसा बैंक जो इंटरनेशनली फेमस है। तो वो कौन सा बैंक है? जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए मुझे बताइए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेड कौन है, चेयरमैन, जो भी सबसे टॉप ऑफ द हेड है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ रिन्यू एनर्जी ग्लोबल ने इनको यहाँ पे 477 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का फाइनेंशियल पैकेज मिला है। किसके तरफ से? एशियन डेवलपमेंट बैंक। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखो। ये प्रोजेक्ट क्या इंक्लूड करने वाला है? 83700 मेगावाट पीक, मतलब विंड और सोलर एनर्जी के जनरेशन करने वाला है। राइट, ये बोथ स्टोरेज सिस्टम, बैटरी सिस्टम बनाएगा, और ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है दैट विल बूस्ट ग्रिड रिलायबिलिटी एंड सपोर्ट इंडिया शिफ्ट टुवर्ड लो कार्बन इमिशन। राइट, तो हम ऑब्वियस सी बात है, अगर हम क्लीन ग्रीन एनर्जी, नेचुरल एनर्जी से हम उत्पादन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑब्वियसली हमको यहाँ पे लो कार्बन एनर्जी मतलब लगेंगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। सो ये है, बस आंकड़ा याद रखो कितना है और किसने दिया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल बाय कितने यूएस डॉलर्स फॉर द वीक एंडिंग अक्टूबर 2025? ठीक है, अक्टूबर 31 में भारत का फॉरेन टोटल एक्सचेंज कितना प्रतिशत गिरा है? राइट, तो ये अपने को पता होना जरूरी है, तो याद रखो ये
ये चीज़ क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मतलब सिंपल भाषा में समझो कि फॉरेन एक्सचेंज वो पैसा है जो भारत के पास दूसरे देशों की करेंसी में होता है। दूसरे देश की करेंसी मतलब क्या? डॉलर, यूरो, पाउंड, जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में। भारत का पैसा, भारत का अगर कोई इम्पोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है और आगे वाली कंट्री बोल रही है कि नहीं मुझे डॉलर्स में पैसे चाहिए, तो इसी फॉरेन एक्सचेंज को हम यूज़ करते हैं। तो याद रखो, जब भारत किसी दूसरे देश के सामान या किसी इन्वेस्टिंग के लिए पैसा लेता है या देता है और वो पैसा रुपयों में नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो, पौंड, येन, ये सब में देता है, तो उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो ये कितना डाउन गया है, ये पूछा गया है हमको। तो इसका सही उत्तर है 5.6 बिलियन, ठीक है, यूएस डॉलर्स। तो ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर जी। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही है। ओके, चलो, तो मैंने अभी जो बताया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो गिरा है फॉर 5.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखो, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि कैसा मतलब कितना प्रतिशत, ये कितना जो है अमाउंट ये डाउन हुआ है। ओके, क्लरिकल लेवल पे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझो कि ये फोटोज इंपॉर्टेंट क्यों है और मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, मतलब पढ़ाई शुरू है हमारी, लेकिन हम क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अपनी मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। देखो आपको क्या दिख रहा है? एक एयरपोर्ट दिख रहा है। अगर कोई डेली करंट अफेयर पढ़ रहा है तो ये मालदीव्स के हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ये जो है हमारे भारत के उड्डयन मंत्री है, ठीक है, एविएशन मिनिस्टर है, यंगेस्ट मिनिस्टर है भारत के कैबिनेट में। तो देखिए, इंडियन सिविल एविएशन मिनिस्टर अराइव्स इन मालदीव्स फॉर हैनी माधो एयरपोर्ट इनॉग्रेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। मैंने जो अभी बोला, एयरपोर्ट का नाम आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है मालदीव्स में। लेकिन सर आप मालदीव्स की न्यूज़ हमको क्यों पढ़ा रहे हो? तो भैया, ये जो एयरपोर्ट बनाया है, ये किसने बनाया है? ये देखो, एक्सिम बैंक। और एक्सिम बैंक किसका बैंक है? भारत का है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैंक। तो अब कहानी क्या है, ठीक है? सबसे पहले एक चीज़ समझो कि ये कहानी क्या है। देखो, एक बार की बात है, एक छोटा-सा देश है मालदीव्स, जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आप देखो, ये पानी-पानी पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ पर एक एयरपोर्ट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? हैनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत पुराना और छोटा-सा था, ठीक है। बड़े-बड़े प्लेन उतर नहीं पाते थे और टूरिज्म से जुड़ा देश होने के कारण क्या होता है, बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऑब्वियसली इसकी इकोनॉमी टूरिज्म पे ही चलती है। अब क्या हुआ, टूरिज्म से जुड़ा देश होने के कारण दिक्कत तो थी, लेकिन भारत ने अपने पड़ोसी की मदद की, ठीक है, पड़ोसी की मदद करने का फैसला किया। तो पड़ोसी की मदद करने के लिए जो हमारे देश का एक्सिम बैंक मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव्स को क्या दिया भैया? लोन दिया, राइट। अब इस लोन को समझो लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, LOC, लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। यानी एक ऐसा वादा कि तुम हमें एक तय सीमा तक कर्ज देंगे, ठीक है। हमने एक तय सीमा तक कर्ज दिया उनको, जिससे क्या करेंगे? मालदीव्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेगा होने वाला सामान, टेक्नोलॉजी, ये भारत से ही ली जाएंगी, राइट। तो एक्सिम बैंक का रोल क्या होता है? एक्सिम बैंक ने मालदीव सरकार को करीब करीब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, 800 मिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पे लोन दिया है, राइट। इन पैसे से एयरपोर्ट बनेंगे, रनवे बनेंगे, टर्मिनल बनेंगे और कंट्रोल टावर बनाया जाएगा। और इसका निर्माण भारतीय कंपनी ने किया, मतलब यानी फायदा दोनों को मिला। हम प्रोजेक्ट फंड भी कर रहे हैं और हमारी कंपनीज वहां पे काम भी कर रही है। और मालदीव्स को क्या मिला? नया एयरपोर्ट, और भारत की कंपनियों को काम और रोजगार मिला, राइट। तो याद रखो, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है किसी देश को उधार में तय सीमा तक पैसा देना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक पैसा देना, ताकि वो विकास कार्य कर सके और बदले में भारतीय वस्तु या सेवा खरीद सके, ठीक है। तो हानी माधव एयरपोर्ट जो है, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत और मालदीव्स की दोस्ती और डेवलपमेंट का एक ब्रिज है, ठीक है, जिसे एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट ने संभव बनाया है। तो आई होप कि ये आपको समझ गया इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये जो आप मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हो ना, ये आपके आईबीपीएस क्लर्क के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट हो रही है। तो आप लास्ट में देखिए कि कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। अभी मार्क्स पे मत जाओ। अगर सोचो कि आपने ऐसे ही लेवल के 10 टेस्ट जो हम हर बार लाने वाले हैं, ये तो 10 के पार चले जाएंगी, लेकिन ये आपने समझो अटेंड किए, तो हर टेस्ट में कम से कम हम 50 सवाल को टच कर रहे हैं। तो आपको इन
मॉक टेस्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं गवर्नमेंट स्कीम्स भी एक एक गवर्नमेंट स्कीम यहाँ समझा रहा हूँ, तो 10 से प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स आप समझोगे। उसके बाद आपका नॉलेज बूस्ट होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन उसके पहले दोस्तों आप हमारे एफर्ट्स के लिए ये जो बटन होता है ना सब्सक्राइब का, उसे जरूर दबाया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मॉक टेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं। यही हमारा मोटिवेशन होता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पे जितने जल्दी 200 लाइक्स आ गए, अगली मॉक टेस्ट तुरंत उसी दिन सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएंगी। लेकिन सर पीडीएफ का क्या, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, चैनल से ज्वाइन होना मत भूलिए, जहां पे आपको जॉब अपडेट्स, आपके रिजल्ट्स के अपडेट्स, लेक्चर के पीडीएफ्स, आने वाले लेक्चर्स कौन से हैं, ये सब वहां पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए, ये था हमारा थोड़ा सा प्रमोशन। अब बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। आगे बात करते हैं एसबीआई फाउंडेशन की बात। जी हाँ, यहाँ पे एसबीआई फाउंडेशन हैज रोल्ड आउट एक प्लेटिनियम जुबली। ओके, अब यहाँ पे मेन आशा स्कॉलरशिप की बात की जा रही है 2025 टू मेक हायर एजुकेशन मोर एसेसेबल। अंडर दिस प्रोग्राम व्हाट इज द रेंज ऑफ फाइनेंशियल, रेंज पूछा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना इस स्कीम के तहत होने वाला है, प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द कोर्स एंड लेवल टू स्टडी ऑप्ट फॉर। ठीक है, कितना पैसा, सिंपल सी बात है। तो इसका सही उत्तर है 15,000 से 20 लाख तक। ठीक है, 15,000 से 20 लाख तक आपका एलिजिबिलिटी है। लेकिन समझो, समझो कि ये स्कीम क्या है। सर आपने पढ़ा दिए, आंकड़ा बताया, पैसा बताया, स्कीम्स बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये एसबीआई बैंक आता है, ये भी बताया सर। लेकिन आपने एक चीज नहीं बताया कि और क्या चीजें हैं। ठीक है, तो समझो कि आप में से जो भी एक वीडियो देख रहे हैं, आपकी छोटी बहन होगी जिनका नाम मैं मान लेता हूँ राधिका नाम है। ठीक है, तो राधिका नाम की एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है। उसके पिता और माताजी दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन परिवार का सालाना इनकम जो है वो बहुत कम है। थोड़े से अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपने बहुत सारे आपने देखे होंगे गांव गराज में। ठीक है, मेहनत करते हैं, लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता, लेकिन परिवार का जो इनकम है बहुत ज्यादा नहीं है। तो राधिका ने पिछली परीक्षा, ठीक है, बहुत ही मेरिटोरियस स्टूडेंट थी वो, तो राधिका ने पिछली परीक्षा में 75% से ज्यादा नंबर हासिल किए। राइट, तो पहली क्राइटेरिया क्या है, मस्ट हैव सिक्योर्ड अ लीस्ट 75% मार्क और 7.0 सीजीपीए इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो पहला एक क्राइटेरिया अगर पूछ लिया कि आशा स्कॉलरशिप के लिए एकेडमिक क्या है, 75%। अब जो राधा है, ठीक है, उसने सपना देखा कि कॉलेज में पढ़ाई करे और कुछ बड़ी वो बने। ठीक है, लेकिन समस्या फिर से आ गई, कॉलेज की फीस, हॉस्टल के खर्चे, किताबें, ये सब महंगे हैं। तो राधिका सोचती है कि भाई उसका क्या होगा, इतनी वो प्रतिभाशाली बच्ची है, तो अपना सपना पूरा कैसे कर पाएंगी। तभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन ने एक स्कॉलरशिप शुरू की है जिसका नाम है एसबीआई प्लेटिनियम जुबली, जिसे हम कहते हैं आशा स्कॉलरशिप। अब ये स्कॉलरशिप ऐसे छात्रों को दी जाती है जो मेधावी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनका परिवार कमजोर है। तो राधिका ने अप्लाई किया कौन से स्कीम के लिए, आशा स्कॉलरशिप। राइट, तो इसके लिए अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए, मार्कशीट, परिवार का इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, ठीक है, और ये सब किया, और उसके बाद अपने टेंशन को बोल दिया बाय बाय। ठीक है, अगर वो सिलेक्ट हो जाती है तो स्कूल 9 से 12 तक या फिर यूजी करे, पीजी करे, मेडिकल पढ़े, आईआईटी पढ़े, आईआईएम पढ़े। ठीक है, तो उस छात्रों को 15 से, ठीक है, 15 से कितना, 15 से मैंने बोला 20 लाख तक मदद मिलती है, पढ़ाई के स्तर पर, लेवल पर डिपेंड है। तो राधिका अब पूरी लगन से पढ़ने लगी है, क्योंकि उसे पता है उसकी मेहनत और लिमिटेड संसाधन होना, ठीक है, उसके लिए अब बैरियर नहीं है। अब उसका सपना पूरा कर सकती है वो खुद इस स्कीम से जुड़ के, एसबीआई फाउंडेशन की स्कॉलरशिप की वजह से। राइट, तो ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी में क्या है, क्या है, पिछले साल सबसे अच्छे अंक होना, परिवार की सीमा, और महिला एससी एसटी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। देखिए 50% रिजर्वेशन एससी एसटी कैंडिडेट, 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है। फैमिली की इनकम जो है, और कॉलेज स्टूडेंट शुड मतलब 6 लाख से कम, ठीक है, एनम, और फैमिली इनकम जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनकी 3 लाख रुपए से कम होना चाहिए। तो आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्कीम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बात आपके सामने बहुत ही मोटिवेशनल एक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज पैटर्न में नहीं दिया हो, फोटोज दिया हो, लेकिन उसका सवाल आप देने वाले हो। लेकिन सबसे पहले अगर मैं मोटिवेशनल क्यों बोलूँ, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बेक द मिस यूनिवर्स 2025 क्राउन इन 48 ईयर्स। देखो इनका जो सही उत्तर है, ये नाम आपके सामने है शेरी सिंह। ठीक है, शेरी सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन
मिस यूनिवर्स यूनिवर्स 2025 क्राउन, ठीक है, 48 सालों में पहली बार इन्होंने जीता है। अब समझो कि ये इतना बड़ा माइलस्टोन क्यों है। देखो, यहाँ पे जो शेरी सिंह है, इनके जीवन मतलब इनके जीवन में ये एक शादीशुदा महिला है, इनकी एक बेटी है, मतलब एक एक ओवरऑल आप देखो कि कितनी जिम्मेदारियां होती है वुमेन पर। वो एक माँ है और एक पत्नी भी है। अब देखो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं अपने कि ओवर एज होते हैं या कहीं ना कहीं एक बैरियर्स आ जाते हैं, लेकिन क्या इस महिला ने ऐसा सोचा? उसने पूरे दुनिया में अपने भारत का नाम आगे बढ़ाया है, गौरवान्वित किया है। प्रश्न अपनी जगह, मोटिवेशन इनसे क्या लेना है ये अपने को पता आना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करो तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मेहनत की और आत्मविश्वास से उस मंच तक पहुंची जहां पे उन्होंने 120 देशों के प्रतिस्पर्धियों को, कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ा। तो भाई और बहन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज अपने आप को कभी भी किसी से पीछे मत छोड़ो। मतलब अपने को समझो ही मत कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही होंगी, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो किसका होगा। अपने ऊपर भरोसा इस महिला ने रखा, शेरी सिंह ने, वैसा ही भरोसा आपको अपने ऊपर रखना है, ठीक है। इस जीत से उन्हें सिर्फ व्यक्तिगत पर्सनल सफलता, मतलब खुद के लिए तो उन्होंने जीता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उन्होंने पूरे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है, ठीक है। तो भारत ने एक इतिहास रचा है, राइट। अगर आप यहाँ पे समझो कि मेहनत, अपॉर्चुनिटी और सही टाइम यही है, बस कुछ कदम दूर हो आप, तो इतिहास बनाने के लिए, अपनी जॉब प्राप्त करने के लिए। तो शेरी सिंह की जो कहानी है ये सिखाती है कि कभी भी हालात, ठीक है, कभी भी हालात होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी हो, उसमें आपकी उम्र, परिवार, सोशल ये जो चीजें हैं, ये आपके लक्ष्य को दूर नहीं करता आपसे, राइट। तो नाम याद रखो, शेरी सिंह बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स, ठीक है, वो कौन बने? तो पहली मिस यूनिवर्स भारत के तरफ से बने थे सुष्मिता सेन। देखिए ये फोटो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये फोटो दो 1994 में ये बने हैं, ठीक है। और 48 साल के बाद पहली बार कौन बने हैं? शेरी सिंह। तो देखिए कितना एक महिला होना हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है आज भी, लेकिन इन्होंने अपने कैपेबिलिटीज के भरोसे, मेहनत के भरोसे बैरियर्स को तोड़ा है और आगे आए हैं, ठीक है। तो ये सब समझो। तो यहाँ पे जो दिल्ली की 18 साल की लड़की थी सुष्मिता सेन, ठीक है, अपने सपने को लेकर निकले थे घर के बाहर। लोग कहते थे कि भारत की लड़कियां तो शर्मीली होती है, वो दुनिया की सुंदरता प्रतियोगिता में जीत नहीं सकती, लेकिन सुष्मिता सेन ने कहा कॉन्फिडेंस ही असली खूबसूरती है। ये उनके फाइनल वर्ड्स थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो मिस इंडिया का खिताब जीती और फिर गई मिस यूनिवर्स 1994 में, और वहां पे भी इतिहास रच दिया उन्होंने। न केवल, ठीक है, ये अपना क्राउन अपने नाम किया, बल्कि भारत को पहली बार मिस यूनिवर्स का यहाँ पे गौरव दिलाया। तो राइट, याद कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें तो शेरी सिंह जीते हैं, वो पहले मिस यूनिवर्स बने हैं 48 सालों के बाद। शी कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट किससे किया? 120 प्लस कॉन्टेस्टेंट, ठीक है, वहां के थे। कहाँ पे हुआ है? मनीला, फिलीपींस में। फर्स्ट रनर अप, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, फिलीपींस, ठीक है, सेकंड, थर्ड रनर अप थे एशिया, और फोर्थ रनर अप है आपके रशिया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके करंट प्लस स्टैटिक डेटा थे। ओके, चलो अब मैंने आपसे वादा किया था कि भाई मैं आपको ना गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाऊंगा हर एक लेक्चर में। तो अगर आप ऐसे 10 टेस्ट भी अटेम्प्ट करते हो तो 10 से ज्यादा आपके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स कवर होंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। देखो, प्रधानमंत्री सेतु, ठीक है, पीएम सेतु, ये जो गवर्नमेंट की स्कील है, इसका सबसे पहले ना आप फुल फॉर्म याद रख लो। तो प्रधानमंत्री सेतु का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री तो याद है आपको, सेतु देखो, स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईस। समझो कि एक छोटे से शहर में आशा नाम की लड़की रहती है। उसने अपने स्कूल की पढ़ाई के बाद सोचा कि मुझे कोई काम सीखना है ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। इसी दौरान शहर का पुराना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी होता है, शहरों के भागों में भी होता है, जिसे हम आईटीआईस कहा करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत पुराने उपकरण और पुराने तरीके से काम कर रहे थे। तो मशीनें पुरानी थी, ट्रेनिंग औद्योगिक मांग के अनुरूप नहीं थी, नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं थी। तभी सरकार ने क्या किया कि ये जो पीएम सेतु नामक एक स्कीम चलाई, जिसका उद्देश्य क्या था कि हजारों सरकारी आईटीआईस को एक आधुनिक तरीके से अपग्रेड करना है, ताकि आशा जैसी युवाओं को सुनहरा मौका मिले, उनका हुनर अपग्रेड हो और वो नौकरी के लिए
एक सेल्फ एम्प्लॉय बल हो। अब आशा का जो है ना आईटीआई अब इस स्कीम के अंतर्गत आधुनिक मशीनों, डिजिटल क्लासरूम, ठीक है, आपके उद्योग साझेदारी वाले अनुभव होते हैं, उनसे यहाँ पे सीखने का मौका मिला और उन्होंने उस आईटीआई मॉडल का एक ऐसा हब और एक स्कोप क्लस्टर निर्माण किया, जहाँ एक आईटीआई हब जिससे उसके आजू-बाजू 4 से 5 आईटीआईज़ उसको जोड़ा गया, मतलब एक हब यहाँ पे चलाया गया। तो अब आशा ने ऐसे कौशल सीखे, मतलब उसने ऐसी चीज़ें सीखी, ठीक है? उसने ऐसे चीज़ें सीखी जो बाज़ार मतलब मार्केट में डिमांड नहीं थी, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स ऑपरेशंस, रोबोटिक्स हो गया, उसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग जैसी चीज़ें हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गए, इन सबको उसने सीखा, मतलब जो डिमांड कर रही है अभी इंडस्ट्री, वो सब सीखे। तो याद रखो कि ये जो प्रधानमंत्री सेतु जो है, इसका फुल फॉर्म, उसके बाद टोटल outlay कितना दिया गया? 60,000 करोड़ रुपए का, ठीक है? तो 60,000 करोड़ रुपए कैसे बाँटेंगे? जो यहाँ पे सेंट्रल की मदद होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर इंडस्ट्रीज़, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टाइप ऑफ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका मतलब आपको मैंने जो स्कीम्स के लेक्चर पढ़ाया हो, वो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आपको वो पता चलेंगी कि यहाँ पे 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है वीडियो, तो कुछ ना कुछ तो बात रही होंगी। उसके बाद हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000 करोड़ विथ ग्लोबल फाइनेंस सपोर्ट, ये आपका क्वेश्चन है जो आगे मैं स्लाइड में बताने वाला हूँ, कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कुछ पैसा इस स्कीम को दिया है। इसीलिए तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत सारे स्कीम्स है मार्केट में, लेकिन वर्ल्ड बैंक जुड़ गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जुड़ गया है, ठीक है, टू डिलीवर आउटकम बेस्ड स्किल स्ट्रेंथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड कनेक्ट यूथ विद ग्लोबल स्किल, मतलब नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिमांड्स, ठीक है। फर्स्ट फेज फोकस कहा गया गया है आईआईटी पटना और दरभंगा। तो क्वेश्चन क्या था आपका? प्रधानमंत्री स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीएस पीएम सेतु स्कीम, ठीक है, द अपग्रेडेशन ऑफ 1,000 गवर्नमेंट आईटीआईज इन हब स्पोक, जो हब बोला मैंने आपको, इट इंक्लूड ग्लोबल जो को फाइनेंस सपोर्ट है, किसके द्वारा मिला गया है? एक था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, ठीक है। 60,000 करोड़, उसके साथ साथ आपको 1,000 आईटीएस को फिलहाल फोकस किया है, राइट। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेज, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10th ऑफ नवंबर, वर्ल्ड अर्बनिज्म डे 8 नवंबर। अपॉइंटमेंट की बात करें तो शाइखिया नासिर अल नुवास, इनको पहले वुमेन हेड यूनाइटेड नेशन टूरिज्म का पदभार मिला है, इंपॉर्टेंट है। जस्टिस अशोक भूषण रीअपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, एंड स्क्लैट 2026। नेक्स्ट अपडेट हम देखते हैं कि यहाँ पे लेनी विकेंस, ये जो कोच और प्लेयर है, ठीक है, हॉल ऑफ फेम, तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है। ये सुनो, यहाँ पे बीएसएफ ट्रैकर डॉग, ठीक है, जिनका नाम क्या है? बबीता, इनको एक देखिए बीएसएफ आर्मी से एक है, और ये इंडियन ब्रीड के है, ठीक है, इंडियन ब्रीड के, तो इन्हें नवाजा गया है नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से, ठीक है। तो बीएसएफ के 9 हीरो बबीता, जो इंडिजीनियस, जो रामपुर, मतलब इंडियन ब्रीड, देखिए आर्मी के पास भी बॉम्ब डिटेक्शन हो गया, जब भी आप देखो कि आर्मी ग्राउंड डिटेक्शन हो गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आप देखो कभी कहीं पे ऐसी घटनाएं हो जाती है, तो एक डॉग स्क्वाड होता है, तो वहाँ पे फॉरेनर, जो फॉरेन के ब्रीड्स होते हैं, ऐसे जो डॉग्स होते हैं उनको रखा जाता है, लेकिन ये है पहले इंडिजिनियस, मतलब रामपुर ब्रीड, इन्होंने अवार्ड जीता है, विन ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है, फॉर हर fearless tracking after a border confrontation led to recovery of फायर मतलब एम्यूनिशन, फायर आर्म्स, मतलब इन्होंने इतना जो ज़खीरा था हथियारों का, वो उन्होंने ढूँढ निकाला, तो उनके लिए ये जो डॉग है बबीता, याद रखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनके जो डॉग है, इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद सलमान रशीद टू रिसीव डायटन पीस प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ है वो बात करते हैं। मेंशन एक ऐसी ई-कॉमर्स कंपनी जिसने हाल ही में रिसीव किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जून 2025 के महीने में, ठीक है। ऑथराइजिंग द कंपनी टू ऑफर, वो कंपनी लोन्स दे सकती है क्रेडिट डायरेक्टरी कस्टमर्स को, तो कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं या आपको फंसा सकते हैं, देखो ध्यान से सुनो। who was given a interim charge for managing director MD and executive CEO of life insurance of India by the Department of Finance Services effective from, देखिए तारीख याद रखो,
जून 8 से सितंबर 2025 तक, 7 तारीख तक। तब कौन थे आपके? सतपाल भानु, ठीक है, इंटरिम चार्ज था। अब यहाँ पे नए एलआईसी के लीडर है। अभी अगर पूछा जाए कि करंट कौन है अभी आपके एग्जामिनेशन में, तो वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की है डोरास्वामी रामचंद्रन, ठीक है। डोरास्वामी रामचंद्रन ये एमडी और सीईओ है भारत की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी। एलआईसी डे कब मनाते हैं आप? याद रखो 1 सितंबर को 1956 में ये यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है। जब सतपाल भानु कब थे? जून 8 से 7 सितंबर तक। यहाँ पे कम चांसेस है ये प्रश्न आए, लेकिन ये प्रश्न आ सकता है कि अभी अपॉइंट हुए एलआईसी के नए लीडर कौन है? तो जी हाँ, आप बता सकते हैं दोराई रामचंद्रन। चलिए, आपको ये बात भी समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है आपका स्टेटमेंट बेस फंसाने वाला। जून का महीना था, सेबी हमारे सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाई है टू गवर्न द इशुएंस एंड लिस्टिंग। अब यहां समझो, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, जिसे हम कहते हैं ईएसजी डेप्ट सिक्योरिटीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड इनके अंदर, ये जो फ्रेमवर्क है क्या है? सबसे पहले समझो कि ये जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, या ये क्या चीज होते हैं? एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, डेब्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ये सेबी का एक नया कदम है जो आजकल बैंकिंग और फाइनेंस एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। तो समझो एक शहर है, एक शहर है जिसका नाम क्या है? हरितनगर, ठीक है। एक शहर है जिसका नाम है हरितनगर, और वहां की एक मेयर है रीना। अब रीना चाहती है कि शहर में 16 स्ट्रीट लाइट्स लगे, कचरे से एनर्जी बने, प्लास्टिक फ्री मार्केट जैसे प्रोडक्ट शुरू हो, लेकिन समस्या ये थी कि शहर के पास इतने पैसे नहीं थे, राइट। तब उनको सलाह मिलती है कि ग्रीन बॉन्ड्स या ईएसजी, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ठीक है, ये जो है ये डेब्ट सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं। तो रीना ने सोचा, और आप भी सोच रहे हो ये क्या होता है, तो आसान भाषा में समझो, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस यानी ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसी कंपनी जो समाज और पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी निभाती है। अगर कोई कंपनी या गवर्नमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट जैसे सोलर एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, कचरे से बिजली बनाना या गरीबों को शिक्षा सुविधा, इसके लिए पैसे जुटाती है, ठीक है, तो वो अब ईसीजी डेब्ट सिक्योरिटीज के जरिए जनता से फंड्स ले सकती है। गवर्नमेंट जनता से फंड्स ले सकती है, राइट। ये समझिए आपने। अब इसमें सेबी का क्या रोल है भैया? तो देखो, सेबी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाया है जो क्वेश्चन बोलता है। फ्रेमवर्क के अंदर कंपनियां जो ईएसजी बॉन्ड जारी करती है वो ट्रांसपेरेंट होता है। पैसों का इस्तेमाल सिर्फ बोलना मतलब घोषित नहीं किया जाता, लिटरली पर्यावरण या समाज के लिए कामों में लाया जाता है। इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अब आपने बोले कि इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट के द्वारा हम जनता से इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे, हमने इन्वेस्ट किया तो हमसे धोखाधड़ी तो नहीं होगी। तो ये जो ग्रीन वॉशिंग मतलब झूठा ग्रीन दावा, गवर्नमेंट बोल रही है हम ऐसा पैसा लगाएंगे, वैसा पैसा लगाएंगे, लिटरली लग रहा है क्या वो? तो ग्रीन वॉशिंग नहीं होगी, मतलब झूठा दावा नहीं किया जाएगा। कंपनियों को यह बताना जरूरी किया गया है कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च हो रहे हैं, राइट। तो ये होता है आपका जो ग्रीन ईएसजी, मतलब अब पैसा सिर्फ कमाई के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए भी इस्तेमाल होगा। और यही है ईएसजी सिक्योरिटीज का असली मतलब, प्रॉफिट विथ पर्पस, राइट। ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही उत्तर है ओनली ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए सोशल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर डी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है, सबसे पहले समझो। ग्रीन बॉन्ड आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग करंट अफेयर्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में तो बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखो, एक राहुल नाम का लड़का है, एक छोटे से शहर में राहुल नाम का एक इंजीनियर रहता है। वो चाहता है कि उसके शहर में सोलर लाइट लगे, ठीक है, सोलर लाइट लगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बारिश का पानी बचाने की व्यवस्था बने, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साफ-सुथरा शहर और प्रदूषण मुक्त शहर मिले। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत पैसा चाहिए। तभी शहर की म्युनिसिपैलिटी ने कहा हम ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? एक ऐसा लोन या ऐसा कर्ज का साधन होता है जो किसी सरकार या कंपनी को पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने में मदद करते हैं। यानी जो भी पैसा इन्वेस्टर्स देंगे
वो सिर्फ ऐसे कामों में लगाया जाएगा पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, जैसे सोलर एनर्जी प्रोडक्ट, वायु प्रदूषण नियंत्रित करना, वेस्ट मैनेजमेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज सेबी अंडर चाहता है कि ऐसी चीजें हो, राइट। तो ग्रीन बॉन्ड वो पैसा है जो सिर्फ हरियाली और पर्यावरण के लिए काम तो करता ही है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो मैंने हिंदी में बोला वही इंग्लिश में लिखा है। तो जून 2025 ने सेबी में, आपके अगर बात करूँ जो मुंबई में हेडक्वार्टर है, उसने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लाया है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस का। जी हाँ, ये थी आपकी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, द भातकुमा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज अ फ्लोरल फेस्टिवल ऑनरिंग गॉडेस गौरी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपने देखा होगा पीवाईक्यू में एक स्टेट के ये फेस्टिवल्स भी पूछे जाते हैं। तो रिसेंटली तेलंगाना में ये हर साल मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, वो है भातकुमा फेस्टिवल। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो प्लीज उसे सुधार लीजिए। ओके, अभी आगे बात करते हैं, हमने पीएम सेतु की बात की, अब आगे बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड्स, जो मैंने अभी आपको बताया। तो मेंशन द फॉरेन बैंक्स दैट रिसेंटली जून 2025 में बिकेम, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वर्थ श्रीलंकन रूपी, ठीक है, 2.5 बिलियन ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज एट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर। तो क्या है भाई, तो ये है आपका डीएफसीसी बैंक, ठीक है, ये फॉरेन बैंक है। ठीक है, तो इट बिकेम द फर्स्ट कॉर्पोरेट टू लिस्ट अ बॉन्ड ऑन इंडिया, जो हमारा भारत का एनएस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला ये फर्स्ट फॉरेन बैंक कॉर्पोरेट बना है। आगे बात करते हैं, अब एक गवर्नमेंट की स्कीम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे लेक्चर्स में आपको मॉक टेस्ट के साथ-साथ क्या मिलेगा? गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ने मिलेंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ पढ़ेंगे और आसानी से मार्क स्कोर करेंगे। देखो, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी मुझे बताओ कि लॉन्च कब हुई थी? थोड़ा-सा गूगल कर लो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2010, बट आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। देखो, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है। ओके, तो हम बात करते हैं इसकी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों लाई गई और चर्चा में क्यों है। देखो, गांव में एक किसान है, ठीक है, गांव में किसान रहते थे, हर साल वो खेत में सिर्फ यूरिया डालते थे क्योंकि वही सस्ती थी। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने देखा कि फसल की पैदावार कम होने लगी, मिट्टी सख्त होने लगी। एक दिन कृषि अधिकारी आए और बोले, रमेश जी, सिर्फ यूरिया से नहीं, आपके मिट्टी की जरूरत के हिसाब से नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, स्टडी सब्सिडी का क्या है, अब यहाँ पे आपको नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटैश मतलब एनपीके, और उसके साथ साथ आपको सल्फर भी चाहिए। ठीक है, तो सरकार ने इसके लिए न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी स्कीम चलाई है। अब समझो ये एनबीएस क्या है। देखिए, ये मैं अगर बोलूं कि 2010 से चल रही है, तो सरकार हर उर्वरक कंपनी को, ठीक है, न्यूट्रिएंट पर सब्सिडी देती है, ठीक है, ताकि कंपनियां किसानों को खाद सस्ते दाम पर बेच सके, नहीं तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। सो प्राइसिंग सिस्टम की हम बात करें, ठीक है, तो ये ड्री कंट्रोल्ड अलाउिंग मैन्युफैक्चर इंपोर्टर टू सेट मैक्सिमम रेट, मतलब एक न्यूनतम अच्छे लेवल पे ये बिक सके, राइट। तो सरकार चाहती है कि नाइट्रोजन पर इतनी सब्सिडी, फास्फोरस पर इतनी सब्सिडी और पोटेशियम पे इतनी सब्सिडी हो, मतलब कंपनी उसी हिसाब से फर्टिलाइजर्स बनाती है और किसान को उचित दाम पे बेचती है। अब जो किसान थे हमारे गांव के, उन्होंने मिट्टी की जांच करवाई और आपकी जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, ठीक है, उसके तहत बैलेंस फर्टिलाइजर्स मतलब एक संतुलित खाद का इस्तेमाल किया, और नतीजा क्या हुआ, उस गांव की फसल बढ़ी, मिट्टी की सेहत सुधरी और सरकार का पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ। तो याद रखो, मंत्रालय कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। उद्देश्य क्या है? फर्टिलाइजर्स में पोषक तत्वों के अनुसार सब्सिडी देना। लागू मतलब इसमें किसके ऊपर इन्होंने काम किया है, वो है आपका, याद रखना, एन नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटैश, उसके बाद आपका सल्फर, ठीक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछने वाला आपको चांस बन सकता है। तो देखिए, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड रिवाइज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स ऑन, किस, अभी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पे रिवाइज रेट किस पे आया है? दो फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक और पोटेसिक। ये भाई पूछते हैं, आप बैंकिंग पढ़ रहे हो लेकिन एग्रीकल्चर भी आपका एक यहाँ पे सेक्शन होता है। दो चीजें पूछेंगे, किस पे रिवाइज किए रेट?
फॉस्फेट और पोटेशिक, और टोटल सब्सिडी कितना था 37,952 करोड़ वॉज अप्रूव्ड फॉर सेशन 2025-26 रबी सीजन के लिए ये अभी किया गया है। ठीक है, तो ये नोट्स आपको मिलेगी बिल्कुल। मेकिंग 55% इंक्रीज फ्रॉम दिखे फ्रॉम 2024-25 का जो ईयर था तब था 24,000, ठीक है, करोड़ का बजट। ओके, आई होप कि ये जो है आपको समझ गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एंटिटी दैट पेड डिविडेंड मतलब मुनाफा ऑफ रुपीज 8 लाख, ठीक है, 8,7600.84 करोड़ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इन जून 2025। तो अब देखो, जैसे जैसे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे वैसे वैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली आना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना पड़ेगा और हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं और आप मिलके बनाते हैं जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग करंट अफेयर्स को आसान। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगले बार हम पढ़ेंगे एलआईसी ने कितना डिविडेंड दिया, ये आंकड़ा याद रखो और एसबीआई का नाम अपना नोट्स में बना लो। ओके, चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले समझो कि फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, या फिर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। इसमें बोला गया है कि इट इज एस्टैब्लिश अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अंडर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इट इज ऑथराइज्ड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट सही है? उत्तर देख लेते हैं, बोथ ए एंड टू सही है। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक है लेकिन अब समझाता हूँ आसानी से। पहले एक स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करो कि एक लड़की है जिसका नाम है सिया, XYZ जो भी है, जिसने एक छोटा सा ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया है। वो अमेरिका की कंपनी से प्रोडक्ट मंगाती है और यूरोप में कुछ सामान बेचती है। पहले जो प्रोडक्ट्स है वो अमेरिकी डॉलर या यूरो में खरीदती थी, बैंक माध्यम से लेन देन करती थी, साथ ही देश में बैंक में पैसा जाता था, फिर वहां से क्लियर होता था। 36 से 48 आवर्स लग जाते थे पैसे क्लियर होने में। कभी कभी रेट फ्लैक्चुएट भी होते थे तो उसके वजह से पैसे मिलने में परेशानी होती थी। लेकिन हाल ही में अभी 2025 में क्या हुआ है, ठीक है, 2025 में गुजरात में आपको पता है गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर। इसमें एक नया सेटलमेंट सिस्टम लाया गया है, कहा गया है, जिसमें जो सिया या अन्य जैसे व्यापारी है, आपके जो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यापारी है, ठीक है, ट्रेडर्स है, तो यहाँ पे तुरंत उनको रियल टाइम लेन देन मिलना चाहिए। ठीक है, रियल टाइम तुरंत हो। आपको अगर आपकी सैलरी अटकी रहेंगी तो अच्छा लगेगा नहीं, तुरंत मिलना चाहिए। तो जैसे ही आज सामान भेजा तो आज ही पैसा क्लियर हो। तो यहाँ पे सिया खुश होके बोली, वाह, अब मुझे लेन देन की चिंता नहीं, समय और लागत दोनों बच रही है। ठीक है, तो सिंपल भाषा भाषा में समझो कि ये जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या है, FCSS, तो ये एक नया सिस्टम है जहां विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर, यूरो, इसकी सेटलमेंट और क्लियरिंग में टाइम नहीं लगेंगी। खासकर ये कहाँ पे होगा, गिफ्ट सिटी भारत के अंदर। पुराना तरीका था कि पैसे जाते थे दूसरे बैंक के माध्यम से, जिसमें ट्रांजैक्शन में बहुत सारे दिन लग जाते थे, 36 से 48 आवर्स तक। अब नया अपडेट है, पैसे जो है, ठीक है, अब नया जो अपडेट है, अब पैसे रियल टाइम या लगभग तुरंत क्लियर होगा। इससे भारत का गिफ्ट सिटी जैसे हब में मजबूत और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, और हमारे देश का नाम आगे बढ़ेगा। सिंपल है, ये स्टैटिक है, स्क्रीनशॉट ले लो और PDF तो आपको मिलने ही वाली है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम सेटलमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगली आपकी गवर्नमेंट स्कीम आपके सामने, मैंने इस लेक्चर में 3 गवर्नमेंट स्कीम्स लगभग क्लियर कर चुके हैं। तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। क्वेश्चन बोल रहा है इट हैज ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एनर्जी, जी हाँ, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और पानी, सिक्योरिटी, वाटर टू फार्मर, ठीक है, फार्मर को, और एनहांस देयर इनकम। तो ये पॉजिटिव सेंस आ रहा है मुझे। It aimed to up 10,000 megawatt for decentralized grid connection renewable energy power plant on barren land। ठीक है, तो दूसरा अगर आपने पढ़े नहीं हो, आपको पहला सेंटेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो पहले सेंटेंस या तो ये सही होगा या ये सही होगा, या नाइदर नॉर में तो नहीं जाएगा। तो अगर मैं देखूं इसका आंसर क्या है, आपको तो मैं स्कीम समझाने ही वाला हूँ, तो आंसर देखते हैं। देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही हुए। तुक्का ऐसा मारो कि अगर थोड़ा तो आपने पढ़े हो या कहीं पॉजिटिव सेंस आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक पूरी अपडेटेड जानकारी देता हूँ। देखो,
प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है? इसको समझते हैं। तो जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है, ये समझो कि सूरज की किरणें और किसान की मेहनत की मुस्कान है। सर आपने ये क्या बोल दिया? तो चलिए उस गाँव में चलते हैं जहाँ पे मोहन नाम का एक किसान रहता था। ठीक है। उसके खेत में बोरवेल तो था, लेकिन बिजली बार-बार चली जाती थी। डीजल पंप चलाने में बहुत खर्चा आता था। हर महीने पेट्रोल पंप पर लाइन लगाना पड़ता था और डीजल खरीदना उसका सबसे बड़ा झंझट था। अब एक दिन गाँव में सरकारी अधिकारी आए, आप जैसे कुछ अधिकारी वहाँ गए और बोले, "मोहन जी, सरकार ने ना एक नई स्कीम लाई है, एक योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। चलिए, अब आप अपने खेत में सोलर पंप लगाइए। सोलर पंप लगाइए, जिससे क्या होगा, सिंचाई सूरज की रोशनी से होंगी। सोलर पंप किससे चलेगा? सूरज की रोशनी से, ना कि बिजली से, ना कि डीजल से। तो मोहन ने एप्लीकेशन किया और कुछ ही समय में उसका सोलर पंप लग गया। अब वो दिन भर अपने खेत में सिंचाई करता है, बिजली का खर्च शून्य होता है और अतिरिक्त बिजली भी बचती है। वो बिजली कंपनी को बेच देता है और हर महीने कुछ अतिरिक्त इनकम, ठीक है, ऊपर की जो इनकम है, वो उसको मिलने लगी। अब मोहन बोला, अब सूरज मेरा सबसे बड़ा साथी है। तो आपको ये समझना होगा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इस स्कीम का फुल फॉर्म है। याद रखो, फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी इसने शुरू किया है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सस्ती, स्वच्छ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, खेतों में सोलर पंप लगाना और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब आप मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर अगर डेली देखोगे तो आप अपना लेवल आगे चलते हुए पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम सेंट्रिक सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं जो कि एग्जाम में आने या उसके इर्द गिर्द होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ाती है। तो यहाँ पे देखिए, सोलर एंड डी सेलिएजेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, इंस्टॉल ऑफ ग्रिड कनेक्शन रिन्यूएबल एनर्जी पावर फार्मर फ्रॉम 0.5 टू 2 मेगावाट कैपेसिटी। ठीक है, ये है। अब उसका जो है 1000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में था। ठीक है, तो ये था। उसके बाद इंस्टॉलेशन अभी तक कितने हुए? ठीक है, 1.71 लाख स्टैंड अलोन सोलर पंप। ठीक है, अभी जो कंपोनेंट ए बी सी क्या है, इसको मैं कभी और समझाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट में समझाता हूँ। कंपोनेंट ए मतलब किसानों का वो समूह, वो ग्रुप जो सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको एप्लीकेशन करते हैं, कितना 0.5 से 2 मेगावाट तक, मतलब बिजली बेचकर आमदनी कर सकते हैं। कंपोनेंट बी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कंपोनेंट बी का मतलब होता है कि किसानों के लिए स्टैंड अलोन सोलर पंप, मतलब जो ग्रिड से अलग होकर सिर्फ खेत के लिए चलेंगे। कंपोनेंट बी। ठीक है, और कंपोनेंट सी का मतलब क्या होता है? पुराने डीजल बिजली वाले पंप को ग्रिड कनेक्शन सोलर में बदलना, यानी जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली ग्रिड में बेचना। राइट? तो ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी, लेकिन आपका जो सही उत्तर है वो आशा करता हूँ आपको मिल गया होगा। देखिए, मैं क्वेश्चन पे समय क्यों दे रहा हूँ, ये सिर्फ मॉक नहीं है। नहीं तो क्वेश्चन लगाता, भैया ये है, भैया वो है, पढ़ो मेरे दोस्तों, ये भी बोल सकता था, लेकिन आप समझो, समझोगे तभी अटेम्प्ट करोगे। इसीलिए बदनाम करके रखे हैं लोगों ने कि जी ये हार्ड होता है, होता होगा, लेकिन आपके लिए नहीं, क्योंकि आप जुड़े हो हमारे चैनल से। Which initiative was launched by Union Finance Minister निर्मला सीतारमन to empower women as pension ambassadors? राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो। निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। तो उसका जो सही उत्तर है वो है पेंशन सखी। अब ये क्या बला है, क्या नई चीज आ गई? देखो, समझो, ये क्या चीज है? देखो, एक छोटे से गांव में ना एक सीमा नाम की महिला रहती है। सिंपल सी बात, उसने अपनी छोटी मोटी दुकान चलाई, बच्चों को पढ़ाया, परिवार की जिम्मेदारियां उठाई। अब उसने सोचा कि गांव गांव में जाए, अपने जैसे और महिलाओं को पेंशन की जानकारी दे। पहली बात, पेंशन की जानकारी देना, ताकि अपने पति परिवार के अलावा वो खुद का भी आर्थिक विकास कर सके, एम्पावर हो सके। तभी सरकार ने कहा, सीमा तुम पेंशन सखी बन जाओ, क्योंकि इस निर्मला सीतारमन जी ने एक यहाँ पे इनिशिएटिव लाया है। पेंशन सखी बनने से क्या होगा? मान लीजिए सरकार ने तय किया है कि महिलाओं को ट्रेनिंग मिलेंगी, बैंकिंग, पेंशन स्कीम, ऑनलाइन आवेदन, नेशनल पेंशन आपकी जो स्कीम है, इन सब की जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, तो इसको आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। सीमा ने ट्रेनिंग ले ली, फिर गांव गांव में जाकर महिलाओं को समझाया, ये पेंशन है जो तुम्हारे पति परिवार की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएंगी, छोटे छोटे बचत की
यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और उसने महिलाओं को पेंशन स्कीम में शामिल होने में मदद की। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ बैठी बैंकों में खाता खोलने के लिए गाइड किया। धीरे-धीरे गाँव में कई महिलाएँ ने पेंशन्स उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, अपने पेंशन की जो स्कीम्स है वो बेचे। ठीक है, तो सीमा की मदद से पेंशन सिस्टम, ठीक है, एक जो पेंशन का सिस्टम है, गाँव-गाँव में पाँव जमा रहा था। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, इसीलिए हम कहते हैं पेंशन सखी। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमन जी ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एम्पावरमेंट ऑफ वुमन के लिए कौन से एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, राइट? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रख लीजिए, राइट? तो जब भी अभी कब मैं अगला लेक्चर लूंगा तो और इसमें डिटेल जानकारी दूंगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये लेक्चर कंटिन्यू होने चाहिए, रोज ऐसी एक मॉक टेस्ट आनी चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने जो ये टेस्ट ली, ये पढ़ाया, ये आपको लगा कैसा? और क्या हमें कब तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए? अगर इस वीडियो पे मेरा पहला ही है कि 200 लाइक्स आ जाते हैं, तो जल्दी से ही उसी दिन सुबह 6 बजे नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो है सेकंड वीडियो आ जाएँगी, मॉक टेस्ट कंटिन्यू होंगे। अगर एक मॉक टेस्ट में हम 50 सवाल कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि 10 से 20 मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम तक आपने सवाल सॉल्व कर लिए, तो कितना बड़ा आपको यहाँ पे अपना जो है स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, उसके बाद देखिए थोड़ी-सी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। 1st ऑफ अक्टूबर 2025 पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सेलिब्रेटेड, ठीक है, पेंशन दिवस मनाएं। ठीक है, इसका जो थीम क्या है, इंक्लूसिव पेंशन इनोवेटिव सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग रिटायरमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। यूनियन जो हमारे मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने मल्टीपल यहाँ पे स्कीम फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। एंड पेंशन सखी जो मैंने अभी बताया इनिशिएटिव, ठीक है, कौन से दिन हुआ था ये पेंशन सखी? 1 अक्टूबर के दिन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन एज अ पेंशन एम्बेसडर्स, पीएफआईडी ने एमओयू साइन किया है जोमेटो के साथ, जो गीग वर्कर्स होते हैं, ये भी याद रखो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको अभी बताई है। चलो आगे बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू सक्षम सिस्टम कंसीडर्ड द फॉलोइंग, विथ रेफरेंस सक्षम सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग, क्या चीज है? देखो, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे सवाल जब आए तो सबसे पहले दिमाग शांत रखो, स्टेटमेंट पढ़ो। इट इज अ इंडिजिनियसली डेवलप्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, यूएएस ग्रिड सिस्टम। जहाँ पे इंडिजिनियसली लगा ना, तो थोड़ा पॉजिटिव सेंस आता है, मतलब ये हमारे भारत देश में बनी हुई एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है। देखो, पॉसिबिलिटीज पे पजल भी बनाते हो आप, तो एक पॉसिबिलिटी लेके चलते कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो सकता है, तो भैया ये वाला मेरा कट हो गया। अब तीन में से कोई तो एक हो सकता है। इट इज डिजाइन टू डिटेक्ट न्यूट्रलाइज होस्टाइल ड्रोन एंड अनमैन्ड एरियल सिस्टम। देखिए, दोनों जगह सेम बात हो रही है। ये मैं आपको एक तुक्का मारना सिखा रहा हूँ, कैलकुलेटेड। ये ऐसे मत जाइए, कैलकुलेटेड तुक्का होता है। जिसके पास ज्ञान है उसने अभी तक करेक्ट आंसर बता भी दिया होगा। दोनों जगह सेम सिस्टम है, एरियल सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो मैं ये थोड़ा सा गेस कर सकता हूँ कि यार जहां ऑप्शन नंबर 2 है, ये मेरे सही उत्तर हो सकते हैं। ठीक, अब बचे ये दो, कट गए। अब या तो पहला होगा या तो डी होगा। ठीक है, अब तीसरा जो है वो बोल रहा है कि इट इज डेवलप्ड बाय इसरो। अरे, इसरो आर्मी के लिए इक्विपमेंट क्यों बनाएगा? और भी संस्थाएं है भारत में। इसरो तो स्पेस से रिलेटेड है। एक कैलकुलेटेड तुक्का है, ये 50-50 है। ठीक है, इसरो बना सकता है, ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी दे सकता है ड्रोन की, सैटेलाइट की, बट यहाँ पे सिस्टम बनाने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे 50-50 का चांस लेना पड़ेगा। तो अगर मैं थोड़े देर के लिए एक मान लूँ, तुक्का ले लूँ, तुक्का लेना मतलब रिस्क लेना, तो मैं अगर मानूँ तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मैं कट कर सकता हूँ। तो चलिए, क्या ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 सही है? जी हाँ। अब यहाँ पे गेम कहाँ बदला? गेम यही बदला कि इसरो ने नहीं लाया है भाई ये। ठीक है, ये इसरो ने नहीं लाया है, इसरो ने नहीं लाया है। इसरो की जगह कौन-सी कंपनी है, आपको ये याद होना ज़रूरी है। तो ये जो है आपका जो सक्षम टेक्नोलॉजी है, ठीक है? सॉरी सॉरी, ये जो सक्षम टेक्नोलॉजी है, ये लाई है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको क्या कहते हैं हम? भेल।
ठीक है, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी लाई गई है। इंडियन आर्मी इसका यूज करेंगी। पर्पस क्या है? काउंटर ड्रोन एंड एरियल थ्रेट मैनेजमेंट। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ये क्या चीज है, तो आप सोचो सरहद पर हमारे जवान जो चौकसी करते हैं, ठीक है, लेकिन अब खतरा सिर्फ जमीन से नहीं है, हवा से भी तो आने लगा है। ड्रोन, दुश्मन के जासूस और छोटे छोटे हवाई हमले। तो इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने बनाया है सक्षम सिस्टम। याद रखो, फुल फॉर्म बता रहा हूँ, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल मैनेजमेंट। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट। तो इसे बनाया है हमारी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसने, और ये काम करता है इंडियन आर्मी के डेटा नेटवर्क पर। अगर कोई दुश्मन ड्रोन हमारी जो बाउंड्री है उसके ऊपर आएगा तो सक्षम उसे तुरंत डिक्टेट कर लेगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो उसके डिक्टेट करेगा, ट्रैक करेगा और कुछ सेकंड में खुद ही उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम रडार, सेंसर, जैमर और इन इंटरसेप्टर्स वेपन्स पे काम करता है। तो याद रखो, ये जो था डेटा मैंने आपको बताया हूँ। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स डे? जी हाँ, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स डे हमने मनाया है अक्टूबर 8 को। तो इसका जो थीम था ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आधारित था। ओके, विच सिटी रैंक द क्लीनेस्ट इन इंडिया इन अक्टूबर 2025 अकॉर्डिंग टू CRES, सेरास एयर क्वालिटी स्नैपशॉट? जी हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शिलोंग। तो शिलोंग यहाँ पे बन चुकी है क्लीनेस्ट सिटी। अगर हम बात करें टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धरुआ, इसके बाद रोहतक, ये सिटीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट स्टेक इन SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड हैज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड डाइजेस्ट थ्रू एन IPO? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 6.3%। ठीक है, 6.3%, याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। Which specific aircraft will be jointly produced by HAL, हिंदुस्तान ठीक है एरोनॉटिक लिमिटेड, एंड PJSC, ठीक है, इन इंडिया एज पर द रिसेंट मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग? तो देखिए सुकोई सुपर जेट 100 ये बनाने वाला है कौन? यहाँ पे देखिए द एग्रीमेंट, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये मैन्युफैक्चर करने वाला है SJ 100 एयरक्राफ्ट फॉर डोमेस्टिक कस्टमर इन इंडिया। MOU साइंस हुआ है रीजनल यहाँ पे शॉर्ट हॉल कनेक्टिविटी बनाने के लिए। कौन से स्कीम के तहत? उड़ान, उड़े देश के हर नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये रशिया पब्लिक इंडिया रशिया के बीच में ये जो है MOU साइन हुआ है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। व्हाट इज द थीम फॉर विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम अक्टूबर 27 टू नवंबर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज अ विजिलेंस अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, ओके। अब आगे बात करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोयला शक्ति डैशबोर्ड? तो देखो ये जो कोयला शक्ति डैशबोर्ड है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा। इसका एम है क्या है? टू सर्व एज अ डिजिटल बैकबोन ऑफ इंडिया कोल, भारत का जो कोल इकोसिस्टम है जिसमें इफिशियंसी के साथ ट्रांसपेरेंसी हो और डेटा ड्रिवर गवर्नेंस हो। ठीक है, तो इसका जो है मॉनिटर रियल टाइम स्टेटस ऑफ कोल सप्लाई, जो हमारे भारत देश में आप देखते हो भारी भारी पैमाने पे होता है, उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे कोयला शक्ति डैशबोर्ड लाया गया है। तो कोयला शक्ति डैशबोर्ड का उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया है। जी हाँ, आगे बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड? अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। चेयरपर्सन ऑफ, देखिए हाल ही में 8 सेंट्रल पे कमीशन का चेयरमैन बनाया किसे गया है? तो वो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो ये एक्स जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो वो 8 आपके पे चेयरपर्सन बने हैं। लेकिन उनके साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से यहाँ पे दूसरे भी मेंबर्स हैं, ठीक है? तो प्रोफ़ेसर यहाँ पे पुलक घोष, उसके बाद वो प्रोफ़ेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बैंगलोर में है, ठीक है? तो इनके भी नाम याद रखो। पंकज जैन, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है? ये भी इनके यहाँ पे मेंबर है, ठीक है? तो 8th CPC विल इंक्लूड 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, 1 टाइम पार्ट मेंबर एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी। तो मैंने नाम आपको याद रखवाने के लिए ये जो है डिस्क्रिप्टिव दिया है। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर 2025 ग्लोबल ट्रेड आउटलुक द वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फॉरकास्ट 2025 वाज, द करेक्ट आंसर इज 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट आपके तो सामने है। व्हाट चेंज हैज बीन मेड टू द डेफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट? ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये समझो कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट शेयर होल्डिंग की
ठीक है, शेयर होल्डिंग इतनी कि बैंक कंपनी पे प्रभाव ना पड़ सके और नियम बदलाव से अब बैंक शेयर होल्डर्स पर नया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो लागू होते हैं। ठीक है, अब जो नए इकोनॉमिकल आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात की है, तो सीधा सा क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड बढ़ाई गई है। ठीक है, 5 लाख से 2 करोड़ तक। ठीक है, तो ये जो नया अभी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे चेंजेस हुआ है। क्या हुआ है ये समझो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी लिमिट बढ़ाई गई है। ठीक है, ये 1 अगस्त 2025 से लिमिट यहाँ पे लागू हो चुकी है। विच ग्लोबल बैंक डिड LIC साइन US 1 बिलियन वर्थ फॉर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या होता है, देखो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की हम बात करें तो एक समझो कि एक दिन ना एक व्यक्ति अपने बैंक में गया, उसे पता चला कि 6 महीने बाद उसे 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा, लेकिन उसे डर था कि इंटरेस्ट रेट तब बढ़ जाएगा। तो बैंक ने कहा कि भैया आप चाहो तो हम आज ही फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, बैंक बोला कि एक ऐसा वादा, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम आज तय कर लेते हैं, 6 महीने बाद लोन पर ब्याज की दर कितनी होंगी, चाहे मार्केट रेट बढ़े या घटे, आपकी जो ब्याज की दरें रहेंगी वो फिक्स रहेंगी। तो उस व्यक्ति ने मान लिया कि आज ही बैंक के साथ हम एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट करते हैं कि 6 महीने बाद जब मार्केट में अगर रेट बढ़ भी गए तो उस व्यक्ति को पुराने ही रेट पर लोन मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है बैंक का फायदा ये हुआ कि उसे ब्याज में स्टेबिलिटी मिली और जो व्यक्ति है उसका ये फायदा हुआ कि उसे बढ़ी हुई ब्याज दर से बचाव मिला। राइट, तो ये चीजें समझो कि ऐसे पढ़ा जाता है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट मतलब आज तय कर लो कल ब्याज की दर, कल की जो आने वाली रेट्स है आज ही फाइनल कर लो, ताकि कल मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए फायदा तुम्हारा ही हो। ठीक है, चलो इसका जो सही उत्तर है ये है JP मॉर्गन चेस एंड को, ठीक, एंड बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प। ओके, उसके बाद रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट द 6 मेंबर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ इंडिया ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द कंट्री। हु इज द चेयरपर्सन, ये बोर्ड की मीटिंग हुई, इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो वो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। जी हाँ, आगे बात करते हैं। देखिए पंजाब हैज बिकेम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, amended भारत नेट स्कीम थ्रू आउट द स्टेट विद द बॉर्डर स्टेट कैन बी मॉनिटर्ड लाइव फ्रॉम एनी लोकेशन। ये प्रोजेक्ट क्या है समझो, ये प्रोजेक्ट क्या है, देखो शहरों में तो इंटरनेट है पर हमारे गांवों तक क्यों नहीं पहुंचा, कभी सोचा है। ठीक है, तभी सरकार ने क्या शुरू की, एक स्कीम भारत नेट स्कीम। तो इस योजना के तहत सरकार ने ठाना कि देश के हर ग्राम पंचायत में लगभग 2.5 लाख, ठीक है, ग्राम पंचायत में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है जिससे गांव, स्कूल, अस्पताल, बैंक और पंचायत ऑफिस तक सब डिजिटली जुड़ सके। ये प्रोजेक्ट चला रहा है आपका भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, मतलब कौन, जी हाँ हम सबका पुराना मित्र BSNL। ठीक है, BSNL, तो याद रखिए। उसके बाद इसकी BSNL की साझेदारी है। ठीक है, तो ये थोड़ा हटके यहाँ पे हम जो अभी बोले हैं कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, थोड़ी देर के लिए BSNL को भूल जाइए। तो ये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको लागू करते हैं। तो जो मैंने अभी बताया कि भारत नेट स्कीम गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने वाली पाइपलाइन है जो हर पंचायत को डिजिटल इंडिया से जोड़ती है। पंजाब पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ये फुल्ली इसने आपको यहाँ पे अपने राज्य में लागू किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश ज्वाइन UN वाटर कन्वेंशन, बिकम फर्स्ट साउथ एशियन सिग्नेटरी। करंट अफेयर के लिए याद रख लीजिए। अभी जो भी महाराष्ट्र से है, अगर मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था तो एक अगर न्यूज़ लगा दिया, लेकिन मैं चिंता मत करो हिंदी में समझाने वाला हूँ। लेकिन ये न्यूज़ की कटिंग्स देखो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लियर पाथ फॉर UPI वॉलेट एंड लेट चिल्ड्रन पे विदाउट बैंक अकाउंट। बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब अभी जो छोटे बच्चे हैं वो भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। तो ये समझो क्या है, तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है उन्होंने जियोनो, ठीक है, ये जो जियोनो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड है इस कंपनी को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारी कर दिया है। मतलब क्या होता है इस सर्विस से जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे UPI पेमेंट या UPI वॉलेट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो पेमेंट करोगे, ठीक है, पेमेंट करेंगे। तो सीधा पूछेंगे कि छोटे बच्चों के लिए, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए जो आपके छोटे
थोड़े समझदार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए कौन-सा यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है, उसने लाया है पेमेंट आपके सिस्टम, तो वो है ज़ूनो, ठीक है? ज़ूनो। अब ये ज़ूनो क्या है, ठीक है? अब ये ज़ूनो, ये अंकित गेरा और शंकर नाथ इन्होंने एस्टेब्लिश की गई एक फ़िनटेक कंपनी है, जो छोटे बच्चों को जवाबदारी से पैसा कैसा सँभालना ये सिखाती है, ठीक है? कंपनी ऐप के द्वारा चलती है, एप्लीकेशन है, इसमें आपके पेरेंट्स पैसे भेज सकते हैं, ठीक है? ये सब थोड़ी चीज़ें होती हैं, बट ज़ीनो कंपनी याद रखो भाई, बच्चों से रिलेटेड है, अपना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन दे दिया है, ठीक है? ओके, चलो, तो नेक्स्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिए अमित शाह टू ओपन कोऑपरेटिव कुंभ, ठीक है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर, जिसका नाम है कॉप कुंभ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में हुआ है। देखिए, सहकारी कुंभ, कॉप कुंभ, सहकारी क्षेत्र में लोन, एक लोन जो देते हैं, ये सब होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एक इंटरनेशनल आपका सम्मेलन था जो हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है 10 से 11 नवंबर तक। आयोजक कौन थे? वो थे आपका नैफकब, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज। मुख्य अतिथि आपके जो केंद्रीय गृह मंत्री, और मैंने आपको पूछा था सहकारी मंत्री कौन है, तो वही है अमित शाह जी, इन्होंने उद्घाटन किया। इस लॉन्च अवसर पर सहकार डिजिटल पे, याद रखो सहकार डिजिटल पे और सहकार डिजिटल लोन एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किए गए। तो कौन से मिनिस्ट्री, कौन से उद्घाटन के अंदर किए गए, ये प्रश्न बन सकता है। ये आयोजन वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र मतलब इंटरनेशनल आपका जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय अभी जो 2025 का साल है, हम उसको क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनली? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये चीजें याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में जाते हुए आपको एक समिट याद रखना है, वो है कॉप 30। तो कॉप 30 की हम बात करें तो कॉप 30 समिट कहाँ पे हुआ है? बेलम, ब्राजील, ठीक है? ब्राजील में हुआ है, बेलम में, ब्राजील, ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, ठीक है, ये बेस्ट ट्रिक आपके जो एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाओ चैनल पे फटाफट देख लीजिए। दूसरी बात, ये आप अभी तक एसबीआई क्लर्क या आने वाले आरआरबी क्लर्क में ये जो 2 मार्क वाली सीरीज अपनी चल रही है उसको नहीं देखे, जिसमें आभा कार्ड हो गया, उसके बाद डीजी पिन हो गया, एटीएम के प्रकार, ये एक एक दो दो मार्क गेनिंग वाले वीडियोस है, वो भी देखिए। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम, जिसमें अभी तक 7,000 प्लस बच्चों ने अच्छे से वीडियो देखा है, उसको जरूर जाके देखिए। तो ये थी हमारी आज की मॉक टेस्ट 1। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या हमको इस मॉक को कंटिन्यू करना चाहिए? और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? ये रिव्यू में ज़रूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यही मोटिवेशन बनता है कि बच्चों के लिए अपने को वीडियो बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर जाते-जाते वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप्स में, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हाँ, ये एक काम जो आपको करना है, जो आप नहीं करते हो, बहुत दुःख होता है, वो है चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए एंड एक लाइक ज़रूर कीजिए हमारे एफर्ट्स के लिए। तो हाँ, जाते-जाते ये वीडियोज़ जो आपको दिख रही है, इस पे आप अपना मार्क, ये जो होते हैं टॉप सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, मैंने इसमें टॉप 200 गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन क्लियर कर मतलब आपको यहाँ पे पढ़ाया हूँ एमसीक्यूज़ पैटर्न में। तो जी जाइए, इसे अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपने अभी तक जो पढ़ा है क्या आपको रिकॉल हो रहा है, क्योंकि ये आपकी मार्क स्कोरिंग एक वीडियोस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया आपको। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।